Hello students, this is lecture 6 for class 12th students for electrostatics. अभी तक electrostatics में हम लोगों ने क्या पढ़ा? What is charge and what are the properties of charges and how two point charges interact with each other, and Coulomb's law, because Coulomb's law explains how two point charges interact with each other. कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ लिया था। मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो आया था वो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं K की जगह 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। पिछले वीडियो में यहाँ तक बात हो गई थी और हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसकी यूनिट आप यहाँ से वर्कआउट कर सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है आपको। तो इसकी वैल्यू अगर इसका आप यहाँ से वर्कआउट करें तो यूनिट देखिए क्या आएगा। आप एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाइए और एफ़ को इधर लाइए तो आप देख सकते हैं, आप चाहें तो एक्सप्रेशन भी लिख लें। दिस इम्प्लाइज दैट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एफ। अब सभी की यूनिट्स को अगर आप रखें तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या आ जाएगी, कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर न्यूटन, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट्स बेटर टू राइट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा की कि ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसका रेलेवेंस क्या है। फ्री स्पेस के लिए इसे हम परमिटिविटी बोलते हैं, कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दूसरा टर्म जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वो था एप्सिलॉन, दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। कहने का आशय ये है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, लेट्स से Q1 एंड Q2, तो ये दोनों पॉइंट चार्जेस अगर r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं और दोनों एक दूसरे पे फोर्स रिपल्सन का लगा रहे हैं, और अगर ये दोनों चार्जेस एयर में या वैक्यूम में रखे हैं तो इन पे फोर्स किस एक्सप्रेशन से निकालेंगे हम, ये वाला एक्सप्रेशन। लेकिन यही दो चार्जेस अगर इसी दूरी r पे किसी दूसरे मीडियम में प्लेस कर दिए जाएं, लेट्स से वाटर में या केरोसिन या एनी अदर मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम। एयर की भी परमिटिविटी वही होती है जो वैक्यूम की होती है, लगभग सेम होती है, बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है। तो ये परमिटिविटी टर्म का मतलब हमें समझना है। इस वीडियो में हम पूरा प्रयास करेंगे समझने का कि ये परमिटिविटी टर्म की मीनिंग क्या है और इसका रिलेवेंस क्या है। तो आप देखिए कि परमिट यहाँ पे रूट वर्ड है। अगर इन्हीं दो चार्जेस को r डिस्टेंस पे वैक्यूम में रखा जाए और इन्हीं दो चार्जेस को किसी दूसरे मीडियम में इसी r डिस्टेंस पे रखा जाए तो वह मीडियम फोर्स को बदल देता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला है वो बदल जाएगा, बिकॉज एवरी मीडियम गिव्स सम परमिट, allows the electrostatic force to act between two charges, it gives some permission. That's why this term is called permittivity of the medium. हर मीडियम अलग अलग परमिशन देता है इन दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को। इसकी वजह से इस फोर्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट मीडियम्स में बदल जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप देखिए NaCl आप सभी लोग जानते हैं, इट इज़ एन आयनिक सॉलिड, दोनों के बीच आयनिक बॉन्ड होता है Na+ और Cl-, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब अगर आप NaCl को रूम पे एयर में रखें, ऐसे रूम में अपने,
तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में होता है। इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है और स्ट्रांग होने की वजह से वो एक लैटिस फॉर्म करता है और सॉलिड के फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसी सॉलिड को मानिए ये दो चार्जेस की तरह इसको ट्रीट करिए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जैसे हमने यहाँ दोनों पॉजिटिव लिया है, तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा यहाँ दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से। अब मानिए कि इसी नमक को NaCl के सॉलिड क्यूब को है ना, इसको अगर आप पानी में डाल देते हैं, थोड़ी देर बाद वो पूरा सॉलिड डिसअपीयर कर जाएगा। क्या कारण है क्यों वो डिसअपीयर कर जाता है? क्योंकि पानी में डालते ही ये जो Q1 Q2, इस चार्ज को अगर हम Q1 माने, Na+ को Q1 माने, Cl- को Q2 माने, और दोनों अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा। तो यह फोर्स पानी में डालते ही, डिस्टेंस अभी भी वही है, वही क्रिस्टलाइन क्यूब है NaCl का, लेकिन जैसे ही इसे हम पानी में डालते हैं तो ये जो परमिटिविटी है ये वेरी कर जाता है मीडियम का, ये वाला जो टर्म है ये वेरी कर जाता है और यह परमिटिविटी बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से फोर्स घट जाता है, क्योंकि आप देखिए परमिटिविटी का फोर्स से इन्वर्स रिलेशन है। आप देख सकते हैं ये डिनोमिनेटर में है, ये क्वांटिटी यदि बढ़ेगी तो ये फोर्स घटेगा, कीपिंग रेस्ट एवरीथिंग कांस्टेंट। Q1 Q2 कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, दोनों के चार्जेस कांस्टेंट हैं, उनके बीच की दूरी कांस्टेंट है, मगर ये वो फैक्टर है जो बढ़ जाता है और इसके बढ़ने की वजह से क्या होता है, फोर्स घट जाता है। तो अब ये एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन टर्म आ जाता है और ये जो मीडियम वाटर है H2O, वो कुछ अलग अमाउंट ऑफ फोर्स परमिट करता है इन दोनों चार्जेस पे लगने के लिए। और यही वजह है कि NaCl सॉलिड जो है वो डिसोसिएट कर जाता है, Na+ और Cl- के बीच फोर्स इतना वीक हो जाता है कि ये दोनों दूर दूर चले जाते हैं और वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल आई थिंक टू अंडरस्टैंड दिस परमिटिविटी टर्म। अब परमिटिविटी को फर्दर, किसी मीडियम की परमिटिविटी को फर्दर लिखा जाता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू कैपिटल K इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये यही वाला है जो ऊपर हम लोगों ने समझा था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी को किसी मीडियम की परमिटिविटी से कैसे रिलेट किया गया है, ये रिलेशन बताता है हमें। अब यहाँ कैपिटल K क्या है? इस कैपिटल K को इस स्मॉल k से कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये स्मॉल लेटर में है, ये कैपिटल लेटर में है। परमिटिविटी ये यही है जो यहाँ पीछे आप जान चुके हैं। तो ये K जो होता है इसको हम कहते हैं, कैपिटल K को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। जिस मीडियम की आप परमिटिविटी एप्सिलॉन कहते हैं, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K यदि है तो K इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन के बराबर होता है। K की वैल्यू एयर के लिए और वैक्यूम के लिए 1 हो जाती है और उस वक्त एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाता है। तो अब एक स्वाभाविक प्रश्न मन में आता है कि अगर हम इन्हीं दो चार्जेस को एयर में रखते हैं, चार्ज वही है, डिस्टेंस वही है, तो फोर्स कुछ और लगता है, और इन्हीं दो चार्जेस को इसी डिस्टेंस पे अगर हम किसी दूसरे मीडियम में रख देते हैं तो फोर्स वेरी कर जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या है इसके पीछे? ये परमिटिविटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है? अब देखिए, इस बात को समझने के लिए थोड़ा ध्यान लगाइए और आप ये समझिए कि वैक्यूम में तो कोई भी मटेरियल पार्टिकल नहीं है। जब ये दो चार्जेस वैक्यूम में रखे हैं तो सिर्फ Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है और Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, क्योंकि वैक्यूम में और कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इन दो चार्जेस को किसी मीडियम में रख देते हैं, लेट्स से वाटर, जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ NaCl का, तो अब होता क्या है कि जो मीडियम है वो भी तो कुछ एटॉमिक पार्टिकल्स का, चार्ज्ड पार्टिकल्स का बना है। हर मैटर पार्टिकल एटम्स का बना हुआ है, एटम से मॉलिक्यूल्स बने होंगे, मॉलिक्यूल से एग्रीगेट बना होगा, पूरा बल्क बना होगा मीडियम का। तो उस एटम के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं।
तो पूरा का पूरा मीडियम इनफैक्ट चार्ज्ड पार्टिकल्स से भरा पड़ा है। सो इन द होल सराउंडिंग ऑफ दीज Q1 एंड Q2 देयर आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो वो चार्ज्ड पार्टिकल्स भी तो कुछ कूलाम्ब फोर्स Q1 और Q2 पे लगा रहे होंगे। तो इसी के फलस्वरूप इन दोनों पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो वेरी कर जाता है। इसलिए किसी भी मीडियम में और डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उस मीडियम को, इसीलिए डिफरेंट मीडियम की परमिटिविटी डिफर करती है, क्योंकि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, उनकी बॉन्डिंग, स्पाशियल अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर टू मैटर वेरी कर जाती हैं, मीडियम टू मीडियम वेरी कर जाती हैं। इसीलिए परमिटिविटी डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होता है और कूलाम्ब फोर्स डिफरेंट मीडियम में उन्हीं दो चार्जेस पे सेम डिस्टेंस पे जो रखे हैं वो डिफ़र कर जाता है। सो यहाँ पे हम लोग इस डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे कूलाम्ब्स लॉ ख़त्म होता है। अंत में एक लास्ट में ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये Q1 और Q2 दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, ध्यान दीजिएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग कूलाम्ब्स लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जिससे कि और ये क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी आएगी आपको कि अप्लाई कैसे करते हैं पॉइंट चार्ज पे। जब पॉइंट चार्ज पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे इसके एप्लीकेशन को, तो हम कॉन्टीन्यूअस चार्जेस पे फिर डिस्कस करेंगे, जहाँ पे कि चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं होगा, एक लीनियरली और एरियली एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या 3 डायमेंशनल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा, उसका डायमेंशन 0 नहीं होगा। तो फिर ये कूलाम्ब्स लॉ कैसे अप्लाई होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलस का एप्लीकेशन भी जानना होगा। और कूलाम्ब्स लॉ पे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम थोड़ा वेक्टर एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मल्टीपल चार्जेस के लिए ये सारे टॉपिक्स हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और थैंक यू।